Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 30 for Modern India 1857 to 1964 and here we will discuss elections of 1937 and Congress ministries. The topics to be covered are Introduction, Towards Constitutionalism, Towards Elections, Elections of 1937, Congress ministries at work. Now first is introduction. 1936 to 39 was the period when the Congress gave up the path of confrontation and went for constitutional politics. However, unlike the earlier Swarajist phase, its present aim was to give the constitutional methods a trial and the congressmen worked for their success. So, 1936 से 39 का जो समय था वो पूरा समय था एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि तब कांग्रेस अपनी कन्फ्रंटेशन का पाथ गिव अप करके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में जाते जा रहे थे. लेकिन अर्लियर स्वराजिस्ट का जो फेज था उससे हटके उसका मेन एम था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स प्रोवाइड करना एक ट्रायल के लिए, और कांग्रेसमैन इसके लिए सक्सेस भी पा रहे थे और अपनी सक्सेस के लिए भी काम कर रहे थे. बट दिस इज नॉट टू से दैट देयर वर नो डिफरेंसेस अमंग द कांग्रेसमैन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. कांग्रेस के अंदर भी काफी सारे डिफरेंसेस आ रहे थे लोगों के बीच में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को लेते हुए. In fact, every decision taken up by the Congress was strongly debated upon it before its adoption. जो भी डिसीजन कांग्रेस लेती थी उससे पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होती थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी. Though there was an agreement on the basic issue of fighting British imperialism, congressmen disagreed on the methods to be adopted. कांग्रेसमैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट थी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को लड़ने के लिए, क्योंकि वो जो मेथड्स अडॉप्ट कर रहे थे कांग्रेस उसको लेके डिसएग्रीमेंट थी. इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द लेफ्ट विंग वाज मेकिंग इट्स प्रेजेंट फेल्ट विद इन द कांग्रेस. द राइट विंग एंड द लेफ्ट विंग डिस्कस्ड एंड डिबेटेड ऑन वेरियस इश्यूज. इस टाइम पे लेफ्ट विंग एक था जो कांग्रेस के अंदर अपनी प्रेजेंस लोगों को फील करवा रहा था. लेफ्ट विंग और राइट विंग में बहुत सारी डिबेट्स और इश्यूज पे बात होती थी. आफ्टर अ hectic debate, the Congress decided to contest the elections in 1937 and was successful in forming governments in 7 provinces. काफी सारी डिबेट्स होने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचे कि 1937 में उन्होंने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने का डिसाइड किया और एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट फॉर्म करा उन्होंने 7 प्रोविंसेस में. नाउ टुवर्ड्स इलेक्शंस. आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, द कांग्रेस डिसाइडेड इट in its Lucknow session of 1936 to contest the forthcoming elections for provincial councils. So काफ़ी सारी डिबेट और डिस्कशन के बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो अपने लखनऊ सेशन 1936 में कांग्रेस कॉन्टेस्ट करेगी इलेक्शंस के लिए प्रोविंशियल काउंसिल्स में. बट अर्लियर इन अक्टूबर 1934 गांधी हैड विड्रॉन फ्रॉम द कांग्रेस रिफ्यूजिंग 4 अन्ना मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस. लेकिन अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से विड्रॉ कर लिया था. However, this did not mean that his hold over the Congress had weakened or that he was not guiding the Congress policy any longer. लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि गांधी जी ने कांग्रेस से बिल्कुल अपना रुख मोड़ लिया था, क्योंकि वो कांग्रेस में अभी भी उनकी वही होल्ड था और कांग्रेस को गाइड करने में, उनकी पॉलिसीज को चलाने में भी वो उनका साथ दे रहे थे. इनफैक्ट whether a 4 Anna member or not, his domination over the Congress continued. Then elections to local bodies. Gandhi had given a free hand to all sections to pursue their methods so long as they worked in one direction, that is opposing the British. गांधी जी ने हमेशा कांग्रेस का या और दूसरे सेक्शंस का भी साथ दिया है जब तक कि वो एक डायरेक्शन में काम कर रहे थे, और वो डायरेक्शन थी ब्रिटिशर्स को अपोज करना, उनके खिलाफ जाना. Thus, from 1934, the Congress contested elections to the assembly and the local bodies as and when they were held. These elections proved useful for the following point of view. First, the Congress could test its popular base through election results.
They gave the Congress tremendous experience in terms of organization, planning and managing of elections. The Congress could test its allies for funds which were needed for electoral politics. So 1934 के बाद कांग्रेस ने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किया असेंबली के लिए और लोकल बॉडीज के लिए जब भी वो इलेक्शंस हेल्ड हुए, और इसकी वजह से जो इलेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी सामने आए. कांग्रेस अपने आप को टेस्ट कर सकता था इलेक्शन रिजल्ट्स को देखते हुए कि वो कितना पॉपुलर है. फिर वो उनको अपने आप में भी एक्सपीरियंस मिल रहा था कि कैसे इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है और मैनेज करना है, और साथ में वो अपने एलीज को भी टेस्ट कर सकते थे कि कौन उन्हें फंड्स दे सकते हैं इलेक्शंस को प्लान करने में या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए. देन इलेक्शन मैनिफेस्टो. इट वाज द टास्क of parliamentary committee to draft the election manifesto of the Congress. So parliamentary committee का ये पूरा टास्क था कि कैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो को डिजाइन करना है कांग्रेस के लिए. The manifesto aimed at explaining the political and economic policy and program of the Congress. मैनिफेस्टो का जो एम था वो था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सप्लेन करना कि कांग्रेस कैसे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी. Now here we list you the prominent features of the election manifesto adopted by the AICC in August 1936. The manifesto made it clear that the purpose of sending congressmen to the legislatures was not to cooperate with the government but to combat the Act of 1935, Rajagopalachari, and to end it. मैनिफेस्टो में ये बिल्कुल क्लियर था कि जो कांग्रेसमैन का जो मेन पर्पस था कि उनको लेजिस्लेचर्स में हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें एक्ट ऑफ 1935 को कॉम्बैक्ट करना है, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन दिखानी है. ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज टू बी रेजिस्टेड इन इट्स अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेंथन इट्स होल्ड ऑन इंडिया. It highlighted the poverty of Indian masses, particularly peasants, workers and artisans, and stated that for the vast millions of our countrymen, the problem of achieving national independence can give us the power to solve our economic and social problems and end the exploitation of our masses. So, मैनिफेस्टो में इंडिया की पॉवर्टी को भी हाईलाइट किया गया था और पर्टिकुलरली इसमें पीजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिजन्स को मेंशन किया था. Then the task of the Congress representatives was to take all possible steps to end the various regulations, ordinances and acts which oppress the Indian people. They would work for establishment of civil liberty, release of political prisoners and detainees, and undoing the wrong done to the peasants. So कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स का एक टास्क ये भी था कि वो सारे पॉसिबल स्टेप्स लेंगे कि कैसे अलग अलग रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस और एक्ट्स को अप्रेस चेंज कर सकते हैं जो कि इंडियन पीपल को परेशान करते हैं. इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, द पॉलिसी of the Congress would be to secure for them a decent standard of living, regular hours of work and better conditions of labor. The promises made include right to form unions, suitable machinery to settle disputes with employers, and protection against the economic consequences of old age. There were many other promises in the manifesto, such as removal of untouchability, equal status for women, encouragement to khadi and village industries, and satisfactory solution on communal problem. Next is the elections of 1937. Once the Congress decided to contest elections, every congressman made an all-out effort to ensure the success of Congress candidates. So एक बार कांग्रेस ने जब डिसाइड कर लिया था इलेक्शंस लड़ने का, तो जितने भी कांग्रेसमैन थे उन्होंने ये इंश्योर किया कि कैसे कांग्रेस कैंडिडेट सक्सेस पा सकते हैं. Now first is the selection of candidates. The general procedure was that the provincial Congress committees would recommend names to the Congress Parliamentary Board and the latter would have the final say in the selection. So जो general procedure था वो ये था कि provincial Congress committee जो है वो कांग्रेसमैन के नाम रिकमेंड करेगी इलेक्शन में खड़े होने के लिए और उसके बाद वो नाम दिए जाएंगे कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड को और यही फिर फाइनली डिसाइड करेंगे कि कौन सिलेक्ट होगा. For doing so, the PCCs adopted
a criteria which included that the candidates should abide by Congress discipline, follow and work for the Congress program. So उन्होंने मेन क्राइटेरिया जो रखा था वो था कि कांग्रेस डिसिप्लिन को अवॉइड करना जरूरी है, उसे फॉलो करना जरूरी है, साथ में कांग्रेस प्रोग्राम के लिए काम करना जरूरी होगा. Besides these two basic qualifications, the PCCs also took into account the candidate's service to the Congress, popularity among the people, and ability to bear election expenses on their own. इन दोनों क्राइटेरिया के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसने कांग्रेस को अभी तक क्या क्या सर्विसेज दी हैं, लोगों के बीच में वो कितना पॉपुलर है और क्या वो इलेक्शन के सारे एक्सपेंसेस अपनी जेब से खर्च कर सकता है या नहीं. देन इलेक्शन कैंपेन. The Congress went all out to achieve victory in elections by a vigorous campaigning. Nehru advised the Congress volunteers that the Faizpur agrarian program should find a prominent place in our election campaign. Nehru himself toured throughout the country. So Congress ने हर एक कोशिश करी ताकि वो अच्छे से कैंपेन कर सके इन इलेक्शंस के लिए. नेहरू ने कांग्रेस को ये भी एडवाइस किया कि उन्हें फैजपुर एग्रेरियन प्रोग्राम में वॉलंटियर करना चाहिए क्योंकि वो एक परफेक्ट प्लेस था इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए, और उन्होंने खुद भी पूरी कंट्री में टूर किया. Then the election results. Elections were held on different dates in different provinces and the results were very encouraging for the Congress. Elections अलग अलग provinces में अलग अलग तारीख को हुए थे और जो results आए थे वो भी काफी अच्छे आए थे. Except Bengal, Punjab and Sindh, the Congress had fared well in other regions. Then Congress ministries at work. The task before the Congress was a tremendous one, particularly in the light of the kind of expectations the people had from the Congress. कांग्रेस ने जो टास्क लिया था इलेक्शंस लड़ने का वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि लोगों की उनके साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जुड़ी थी. Instead of giving you a day-to-day functioning of Congress ministries, we give you a brief thematic account of what the Congress did during nearly 2.5 years in office. अब पूरा डिस्कस करना तो डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम कांग्रेस ने 2.5 सालों में क्या किया वो ब्रीफ में स्टडी कर सकते हैं. जैसे कि पहला पॉइंट है पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड सिविल लाइब्रेरीज. द कांग्रेस थ्रू इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो वाज कमिटेड टू रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड डिटेन्यूज. मैनी अमंग देम वर इन प्रिजन इवन विदाउट फेसिंग ट्रायल्स. सो सबसे पहले कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो कमिटेड था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए और उन लोगों को रिलीज करने के लिए जो प्रिजन में बेकार में बिना किसी रीजन के जेल में डाले गए हैं और जिन्होंने अभी तक ट्रायल्स भी फेस नहीं किए हैं. देन द पीजेंट्स क्वेश्चन. द पीजेंट प्रॉब्लम वॉज अ बर्निंग इशू. जो पीजेंट्स के साथ अत्याचार हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से वो सबसे ज्यादा बर्निंग इशू था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस पर ध्यान देना. सो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्व दैट द आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑफ इंडिया इज द पीजेंट प्रॉब्लम, ऑल एल्स इज सेकेंडरी. जो प्राइमरी प्रॉब्लम है इंडिया की वो थी पीजेंट के साथ जुड़ी हुई, बाकी सब सेकेंडरी बेसिस पे है. ही बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैड जनरेटेड न्यू होप्स अमंग द पीजेंट्स whereas the big zamindars and talukdars were organizing to resist this long deferred justice to the peasantry. He stressed that we must remain true to our pledges and give satisfaction and fulfillment to the hopes of the peasantry. The Kisan Sabhas welcomed such a statement from the Congress president in 1937. Then the labor. The Congress had promised better working conditions to the working class. So Congress ने better working conditions भी promise किया अपने manifesto में कि labor class को या working class को अब अच्छे से ट्रीट किया जाएगा. However, its labor policy was influenced by the relations between the right wing and the left wing. Right wing believed that the relations between the laborers and capitalists should be based on the Gandhian principle of trusteeship, but the left wing based them on class lines. Next is the constructive program. In all, the Congress ruled provinces, sincere efforts were made to introduce prohibition
encourage education and give an impetus to village industries. कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस जो थे उसमें सिंसियर एफर्ट्स किए गए कि प्रोहिबिशंस को इंट्रोड्यूस किया जा सके, एजुकेशन को एनकरेज कर सके और विलेज इंडस्ट्रीज को उभारा जा सके. और इसके अंदर काफी सारे मेन पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि अ विगरस कैंपेन इन फेवर ऑफ प्रोहिबिशन, a grant of 2 lakh rupees for khadi and hand spinning by the Madras Ministry, honorary medical officers to be appointed in hospitals, investment on public buildings to be considerably reduced, etc. Then some problems faced by Congress. There was a malicious propaganda carried out against the Congress by the communal parties. कुछ communal parties थी जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस को अपोज कर रही थी. They accused the Congress of discrimination against the minorities, but such propaganda was carried out due to political and communal overtones rather than on factual basis. उन्होंने कांग्रेस को अक्यूज किया कि वो माइनॉरिटीज पे ध्यान नहीं दे रही और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शो कर रही हैं. लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा था ये पूरा पॉलिटिकल और कम्युनल ओवरटोन की वजह से था, क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस वजह से, ना कि किसी प्रूफ पे या फैक्ट पे बेस्ड कोई उन पे एक्यूजमेंट थी. Now here are some questions for you. First is, what were the benefits derived by Congress through participation in local bodies elections? And second question is, what did the Congress gain by delaying the issue of office acceptance? That's all for this session. Thank you and have a nice day.